Hello students, I am Dr. Priyanka, and in the last session we were doing chapter number 16 environmental issues, and in chapter number 16 environmental issues we have covered a huge part of the important topic of air pollution, and we were talking about the automobiles, controls of the automobiles. ठीक है कि हम लोग कैसे एक ऑटोमोबाइल कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं कि वो लेस पोल्यूटेड सब्सटेंसेस एटमॉस्फेयर में छोड़े। उसके लिए हम लोगों ने काफी स्पेसिफिक सिक्वेंशियल रूल्स बनाए हैं। ठीक है, पार्टिकुलर मैटर हम लोगों ने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की भी बात की थी, स्क्रबर की भी बात की थी इन वन और द अदर वे। अब हम लोगों ने एक बात करनी है कि हम लोग अब एक सिक्वेंशियल फॉलोअप देख रहे हैं। अभी हम लोग एक सिक्वेंशियल फॉलोअप में हम लोग ये देखेंगे कि हाउ द ऑटोमोबाइल कंपनी कैसे रेस्ट्रिक्ट करती है, कैसे एक ऑटोमोबाइल कंपनी 1, 2, 3 तरीकों से एक सिक्वेंशियल मैनर में काफी तरीके से कंस्ट्रिक्ट करती है पर्टिकुलर मैटर को रिलीज ना करने के लिए। अभी वो चाहे केमिकल्स का यूज करे, चाहे वो महंगी मशीनरी लगाए, चाहे वो मशीन्स के आगे एयर फिल्टर्स का यूज करे। ठीक है, मेन मकसद, मेन इम्पोर्टेंट मोटिव एवरी इंडस्ट्री का और गवर्नमेंट का ये है कि ठीक है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, बट दे शुड बी दे आर रिलीजिंग द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मैटर इन अ स्पेसिफिक लिमिट। एक स्पेसिफिक लिमिट में अमाउंट ऑफ मैटर पर्टिकुलेट रिलीज करने के लिए उनका एक स्पेशल फॉलोअप्स करे गए हैं। सो वी आर डूइंग चैप्टर 16 एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल इश्यूज, सॉरी। अभी इस इश्यूज में हम लोग एयर पोल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं, और स्पेशली हम लोग एयर पोल्यूशन का क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग एयर पोल्यूशन का ऑटोमोबाइल्स डिस्कस कर रहे हैं, राइट। ऑटोमोबाइल्स वी आर डिस्कसिंग। ठीक है, अभी ऑटोमोबाइल्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग ऑटोमोबाइल्स में बेसिकली क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिक्वेंशियल बैकग्राउंड, एक सिक्वेंशियल बैकग्राउंड और स्टेप्स। ठीक है, सिक्वेंशियल बैकग्राउंड और स्टेप्स जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी इसमें हम लोग सबसे पहले क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन आर converted into carbon dioxide and water. दूसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड and nitric oxide are changed to CO2, carbon dioxide and nitrogen gas respectively। ठीक है, अभी मैं क्या बात करूं कि अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की, तो अनबर्न कार्बन इज वेरी हार्मफुल फॉर पोल्यूटिंग द एटमॉस्फेयर। अभी इसमें हम लोग आ जाते हैं मोटर व्हीकल्स फिटेड। द मोटर व्हीकल्स फिटेड विद catalytic converters should be use unleaded petrol because lead in petrol
एनसीईआरटी इज गिविंग कि अगर मैं लेड इन पेट्रोल की बात कर रही हूं, ठीक है, इनएक्टिवेट्स द कैटलिस्ट बिकॉज इट इज द पॉइजन टू द कैटलिस्ट. बिकॉज पॉइजन टू द कैटलिस्ट. अब अगर मैं पॉइजन टू द कैटलिस्ट की बात करती हूं, तो अगर पॉइजन टू द कैटलिस्ट है तो दो चीजें आ सकती हैं बेटे. अभी दो चीजें क्या है? एक चीज तो मेरी आ गई कि कैटलिस्ट पॉइजन इसलिए है, दो रोल होते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि दो रोल में एक होता है कि एक चीज एक के लिए मोटिवेटर का काम कर रही है और एक चीज दूसरे के लिए एक्टिवेटर पॉइजन का काम कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, दो बच्चे बैठे हैं, अभी मैं एक की बुराई कर रही हूं और दूसरे को अप्रिशिएट कर रही हूं, तो मैं ही सेम हूं, मेरे वर्ड्स एक के लिए मोटिवेटर का काम कर रहे हैं और एक के लिए पॉइजन का डिमोटिवेशन का काम कर रहे हैं. इस चीज से मुझे क्या पता चला कि द डिफरेंस. ठीक है, तो ऐसे ही अगर लेड डाल देती हूं तो वो कैटलिस्ट को इनएक्टिवेट कर देता है और कैटलिस्ट डिक्रीज कर देती है. अगर कैटलिस्ट ही नहीं रहेंगे तो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस कैसे होंगी? तो अगर मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस इतने यूजफुल वे में नहीं हो रही हैं तो ऑब्वियसली द होल सिस्टम विल बी शट डाउन, राइट? पॉइजन टू द कैटलिस्ट. ठीक है. Next, use of low sulfur petrol and diesel. Use of low sulfur petrol and diesel. दूसरा, use of CNG, that is compressed नेचुरल गैस. ठीक है, कंप्रेस नेचुरल गैस में और एक चीज मैंने बताई गई कि CNG इज फार बेटर फ्यूल देन पेट्रोल. क्यों? फार बेटर पेट्रोल एंड डीजल. Why? Because CNG burns most efficiently and very little of it is left unburnt. Second, it is cheaper. It is cheaper than petrol and diesel. पेट्रोल एंड डीजल. ठीक है, cheaper than petrol and diesel. The NCERT is giving. Third point NCERT, it cannot siphoned off by thieves and adulterated by petrol and diesel. But laying down pipelines
to deliver CNG through distribution is a way far difficult technique. Okay, because it is very difficult in switching over and ensure uninterrupted supply to the consumers for consumption. Right. सेटअप मुश्किल है बट फ्यूल इजीली गेटेबल है. Application of stringent pollution level norms for vehicle etc. So सबसे पहले आ जाता है control of vehicular air pollution. Control of vehicular air pollution जो कि आता है अ केस स्टडी. राइट. तो इसमें आ रहा है in 90s Delhi ranked 4th among 41 most polluted cities of the world. The measure taken under control vehicular pollution in Delhi includes पहला the switching over of public transport from diesel to CNG by the end of 2002 year. Phasing out old vehicles of last 15 years or more old. They are banned basically. 15 साल से ऊपर वाले व्हीकल्स, चाहे वो कार हुई, चाहे वो आपका स्कूटर हुआ, चाहे वो कुछ भी हुआ, वो दिल्ली की रोड्स पे या बस हुई, ट्रक हुआ, नहीं चलेगा. नेक्स्ट, यूज ऑफ अनलीडेड पेट्रोल
and low sulfur petrol and diesel. Next, use of catalytic converters in vehicles. ये सारे बेटे एनसीईआरटी के हैं, मैं खुद से कुछ नहीं बना के लिख रही हूँ, बिकॉज समटाइम्स योर ओन लैंग्वेज विल बी वेरी डेंजरस. ठीक है, आप मैं वो लिखो, वो शॉर्ट फॉर्म्स में लिखो जो आपका एनसीईआरटी बोल रही है. सो एनसीईआरटी इज गिविंग दैट मच पोस्टुलेट्स कि एनसीईआरटी आपको एक ब्रीफ रेशियो बता रही है. अभी ब्रीफ रेशियो आपको किस मैनर में बता रही है कि अगर मैंने बात की कैटालिटिक कन्वर्टर्स की, तो एनसीईआरटी इज गिविंग कि कैटालिटिक कन्वर्टर्स को डालना जरूरी है व्हीकल्स में. क्यों? अगर बात की कैटालिटिक कन्वर्टर्स की, तो क्यों डालना जरूरी है बेटे? क्योंकि कैटलिस्ट का काम क्या है? टू स्पीड अप द रिएक्शन. और अगर एक कैटलिस्ट एक रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है, दैट मीन्स वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा होगा. अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि वो लो एमिशन कर रहा था, कि हम लोग उसके साथ एक कैटलिस्ट को चुप करने के लिए, कि ताकि वो किसी की रिएक्शन तेज ना करे. अब हर का कैटलिस्ट अलग है, कोई डिक्रीज कर रहा है, मतलब कैटलिस्ट का मेन काम है एक प्रोडक्ट को बनाने में. अगर मैं उसके अंदर लेड का कंपाउंड डाल दूंगी तो वो कैटलिस्ट चुप हो जाएगा. कैटलिस्ट ही नहीं रहेगा तो रिएक्शन एट दैट मच फास्ट रेट नहीं चलेगी. और अगर वो इतनी फास्ट रेट से रिएक्शन नहीं चल रही है, तो जो मेरा एयर मैटर है, जो मेरा पोल्यूटेंट मैटर है, वो इतनी फास्ट स्पीड से नहीं बढ़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट मैं बात कर सकती हूं एप्लीकेशन ऑफ यूरो सेकेंड नॉर्म्स ऑफ व्हीकल्स. अभी इसमें एक हम लोगों का इंपॉर्टेंट आ जाता है ऑटो फ्यूल पॉलिसी. थ्रू ऑटो फ्यूल पॉलिसी, the government of India has laid out a roadmap to cut down the vehicular air pollution in Indian cities. दूसरा, the goal of this policy is to reduce sulfur to 50 ppm in petrol and diesel, and bring down the level to 35%. That means 35% लेवल तक कम करना is the main focus of this policy. ठीक है. The Bharat stage second equivalent to Euro norms applicable
in all cities from 1st April 2006. Right. The cities, the metropolitan cities, you can say. Cities like Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata have to meet Euro 3rd emissions norms from 1st April 2005 and Euro 4th emission norms from 1st April 2010. ठीक है. सो पहले आपको याद हो कि एक तरह की कार्स आने लगी थी सेंट्रो की. क्या आ रही थी वो कार्स कि सेंट्रो जिंक, सेंट्रो यूरो 2nd, सेंट्रो यूरो 3rd. बेसिकली क्या थी वो कार्स? उन कार्स का मेन एम क्या था कि वो मतलब क्या सेंट्रो कोई मॉडल कर रही है निकालने के लिए कि नहीं जी एक मॉडल है जिसमें इंटीरियर डिजाइन ऑफ सेंट्रो वगैरह यूज है? नहीं. जो ये मॉडल्स निकल रहे थे सेंट्रो यूरो 2nd, सेंट्रो याद होगा या आप लोगों में से बहुत लोगों के पास आज भी सेंट्रो होगी कि सेंट्रो ह्यूंडई कंपनी का बेस मॉडल था. तो क्या था वो सेंट्रो का मेन पर्पस कि सेंट्रो यूरो 2nd निकाल रहा है, सेंट्रो यूरो 3rd निकाल रहा है, क्या कोशिश कर रहा था? और उसके बाद उसने मॉडल निकाला जे. बेटे वो था इंजन क्वालिटी जो कि अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पे बेस्ड था. अभी गवर्नमेंट ने कहा भाई अपना इंजन दिखाओ, सारी ऑटोमोबाइल्स कंपनीज को कहा अपना इंजन दिखाओ. तो इंजन में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि वो इंजन की कैपेसिटी ये नहीं कि वो कितनी माइलेज देगी ना, इंजन की कैपेसिटी वो कितना कम पॉल्यूटेंट एयर में रिलीज कर सकती है. अभी जो सेंट्रो यूरो 2nd की कार्स आई या जो भी उस एरा की कार्स थी उनके पास जो इंजन था वो यूरो 2nd का था जो न्यूली डेवलप हुआ था. उसके बाद इंजन आया यूरो 3rd. अभी यूरो 2nd की एफिशिएंसी या कैपेबिलिटी की बात करूं तो वो यूरो 3rd से कम थी. दैट मीन्स यूरो 2nd इंजन्स कार प्रोड्यूसिंग मोर पोल्यूटेंट एंड पोल्यूशंस एंड हार्मिंग द एयर इन द मोर वर्स फॉर्म रादर देन यूरो 3rd. तो जब यूरो 3rd का इन्वेंशन हो गया एंड वो एक सक्सेसफुल इंजन के रूप में कि भाई उसका इंजन अनबर्न कार्बन इतना ज्यादा रिलीज नहीं कर रहा, इतना ज्यादा पोल्यूशन एयर में नहीं मचा रहा, तब जाके ये फाइनलाइज किया गया कि नहीं भाई यूरो 3rd की कार अब बनाने लगो. दैट मीन्स कि 1 अप्रैल 2006 में यूरो 2nd की कार उन्होंने बोला कि करो. 2000 ऐसे ही 1 अप्रैल 2010 में यूरो 3rd फिर उन्होंने कहा 6 से बंद कर दो. 2006 1 अप्रैल में कहा यूरो 2nd की कार बंद करो और यूरो 3rd की कार्स इंजन वाली कार्स बनाओ. तो उन्होंने कहा ठीक है. तो उन्होंने यूरो 3rd का मटेरियल खरीदा ऑटोमोबाइल्स कंपनी ने और उन्हीं के नॉर्म्स के हिसाब से इंजन को ड्रॉ एंड डिजाइन करके इंजन बनाया. अभी नेक्स्ट मॉडल आ गया यूरो 4th का जिसमें जो इंजन था वो यूरो 4 का था. दैट मीन्स नेक्स्ट मॉडल आ गया जो कि उससे भी कम पोल्यूशन को एमिट कर रहा था और पोल्यूशन का यूटिलाइजेशन भी कम हो रहा था. तो इससे हम लोगों ने ना केवल एक टेक्निक और डेवलपमेंट को तो बढ़ाया बल्कि एयर पोल्यूशन को भी कंट्रोल किया अकॉर्डिंग टू द भारत नॉर्म्स. राइट. अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे नॉइज पोल्यूशन.
नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे नॉइज पॉल्यूशन की। सबसे पहले बात करेंगे नॉइज। तो नॉइज इज एन अनडिजायरेबल साउंड, ठीक है। और अनडिजायरेबल साउंड जिसको हम कहते हैं शोर क्यों मचा रहे हो, इतना शोर है। आजकल तो 11 बजे के बाद लाउड स्पीकर्स भी बैन है। अगर 11 बजे के बाद लाउड स्पीकर चल भी रहे हैं तो वो बैन हो जाएंगे, पुलिस आ जाएगी 2 मिनट में। आजकल ये एक गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि तुमने जितना शोर शराबा मचाना है 11 बजे तक लाउड स्पीकर्स आर अलाउड। और अगर आपने ओपन या पब्लिक प्लेस में 11 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाए सो इट विल बी योर, यू विल हैव टू पे अ फाइन, ओके। उसको जेल भी, मतलब वो कई सारे नॉर्म्स हैं हम लोगों के। तो ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने? देखिए, नॉइज इज सच अ अनडिजायरेबल साउंड विच इज डिस्टर्बिंग द बैलेंस। नॉइज क्या है, साउंड क्या है? एक वाइब्रेशन है जो कि पूरे एनवायरमेंट में क्रिएट होती है। अभी एक लेवल चल रहा है रात को, जब अगर एक एटमॉस्फेयर में रात है तो ऑब्वियसली रात में लोग बाग नॉर्मल सोते हैं, ठीक है। तो एक हार्मनी पीस मेंटेन होती है। अगर वो लेवल हिलता है अनडिजायरेबल साउंड से, सो द फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड आर सो हार्ड टू ग्रास्प, ठीक है। आप, मतलब ये है कि आप गहरी नींद में, यू आर स्लीपिंग इन अ ब्यूटीफुल स्लीप एंड समवन्स वेक्स यू अप। आप बहुत अच्छी और प्यारी नींद में सो रहे हैं, जो सुबह सुबह नींद आती है, और मम्मा आपको सडनली जगा दे, उठो उठो पढ़ना है, बोर्ड की तैयारी करो, ठीक है। सो यू से मम्मा अभी तो नींद आई थी, अभी तो इतनी अच्छी नींद आ रही थी। सो व्हाट इज दिस? दिस इज योर बॉडी इज इन स्टेट ऑफ कंप्लीट रेस्ट इन द फिजियोलॉजिकल मैनर। आपका पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम है और योर कंप्लीट बॉडी इज इन अ वेरी ब्यूटीफुल पेस ऑफ टाइम। अगर उसमें उसको कोई भी डिस्टर्बेंस हो जाएगी, सो देयर कैन बी द कैंसरस ग्रोथ इन द बॉडी, देयर कैन बी द न्यूप्लेशिया, मेटाप्लेशिया ग्रोथ इन द बॉडी। उसके बाद आपका मेंटल हार्मोनल लेवल बिगड़ जाएगा। आपके जो हार्मोन रिलीज होंगे ड्यू टू द सडन interactions and the stimuluses by the environment, even though the environmental balance will be disbalanced. हमारा तो डिसबैलेंस होता ही होता है, एनवायरमेंट का भी डिसबैलेंस होता है। अभी एनवायरमेंट का कैसे डिसबैलेंस होता है कि कंटिन्यूअसली एनवायरमेंट में वो वाइब्रेशंस मेंटेन रहती है, जिसकी वजह से प्लांट्स की फंक्शनिंग डिक्रीज होती है, एनिमल्स की फंक्शनिंग डिक्रीज होती है, ठीक है। टेम्परेचर में मॉलिक्यूलर लेवल पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, सो दैट विल बी मोर हार्मफुल, राइट। सो इन इंडिया the air prevention and control of pollution act came into force in 1981 and was amended in 1987 to noise as an air pollutant. So how can you write noise? Noise is undesired high level of sound. It has following harmful effects. ठीक है, it has following harm, that is sleeplessness, जिसको आप बोलते हो इंसोमा या इंसोम्नियानिक, ठीक है। increased rate of heartbeat,
leading to hypertension, tachycardia, and cardiac arrest. Right. दूसरा, extremely high level sound, 150 dB or more, as generated by takeoff, jet plane or rocket, may damage eardrums or ear ossicles, and permanent loss of hearing ability. Eardrum, ठीक है, rocket और checkets, right? Next, chronic exposure to low level noise can also permanently damage hearing abilities. Noise pollution control measures. अभी what are the measures for controlling noise pollution? अगर मैं noise pollution control measures की बात करूं, so what are the, this is important, this can come कि what are the measures. तो first measure हम लोगों का आ जाता है use of sound absorb materials or mufflers in the industries. दूसरा, application of stringent laws like delimitation of horn-free zones around hospitals and schools. Next, permissible sound levels around schools, hospitals,
sound of crackers and of loudspeakers should be banned after a specific hold time. Right. Timings after which loudspeakers are not allowed to. Right. So this is the noise pollution. We have discussed in a measure form of measure. What is noise pollution? What are the measures involved in the noise pollution and how it can be stopped? नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हम लोगों का आता है वाटर पोल्यूशन. अभी वाटर हम लोगों के लिए एक एयर जैसी चीज है जिसके बिना हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे. सो टॉकिंग अबाउट वाटर पोल्यूशन, फर्स्ट विल एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. ठीक है कि वाटर पोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो वाटर एक ऐसी सर्वाइवल की चीज है जिनके बिना ना हम, ना प्लांट्स, ना एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाते. ठीक है. और अगर वही वाटर अवेलेबल नहीं होगा सो द सर्वाइवल विल बी एंडेंजर्ड. आई एम यूजिंग द वर्ड एंडेंजर्ड बिकॉज येस इट इज. अगर पानी पोल्यूटेड होगा द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो कुछ भी है, द एंडेंजर्ड, इट विल बी बिकम एंडेंजर्ड. द स्पीशीज ऑफ ऑल everything will be endangered अगर पानी polluted हो गया. ठीक है. So let us discuss the next important, that is water pollution. वाटर पोल्यूशन. ठीक है. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, वाटर बॉडीज are our lifelines as well as that all other living organism but human beings are abusing by disposing various kinds of wastes. The government of India has passed water prevention and control of pollution 1974 to safeguard our water resources. नेक्स्ट इसकी हम लोग बात करेंगे डोमेस्टिक सीवेज एंड
industrial effluents. सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे a mere 0.1% impurities make domestic sewage unfit for human waste. ठीक है. दूसरा, domestic sewage contains mainly biodegradable organic matter in sewage can be estimated by measuring biochemical ऑक्सीजन डिमांड. ठीक है. अगर मैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात कर रही हूं तो दैट इज BOD ratios of different water bodies. BOD refers, ये हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी में भी किया था, बट BOD refers to the amount of oxygen required by bacteria to oxidize organic matter present in 1 liter of water, and it is the measure of amount of organic matter present in that water. ठीक है. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Microorganisms involved in biodegradation of organic matter consume lot of oxygen
leading to sharp decline in dissolved oxygen. It causes mortality of fishes and other aquatic organism. Right. अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि हाउ इट विल बी डिफाइंड, बट उससे पहले विल डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. दिस ग्राफ इज किंड इम्पोर्टेंट. Concentration, dissolved oxygen. अभी dissolved oxygen में क्या फर्क है और BOD. ठीक है, इसको दोबारा बनाना पड़ेगा. Dissolved oxygen, BOD, sewage discharge, डायरेक्शन फ्लो. ऊपर की बात करूं, ठीक है. अभी इसको the pollutants are here. Right. Fish kill and disappearance of clean water organisms. Reappearance of clean water organisms. Right. इसके बाद ये आ जाएगा सीवेज डिस्चार्ज, ये आ जाएगा डायरेक्शनल फ्लो.
and this graph showing effect of sewage discharge on some important characteristics of river. राइट अगर मैं इसमें बताऊं अफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, अगर मैं बोलूं बेटे अफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, तो ऑब्वियसली एक तो सिंपल बीओडी रेशियो को इंक्रीज करता है, मतलब दिखाता है कि क्या है। ऊपर से वाटर पॉल्यूशन का इफेक्ट हम लोगों को भारी मात्रा में है, ठीक है। हमारे घरों में जो एमसीडी से पानी आता है वो ऑब्वियसली वाटर बॉडी से ही आ रहा है। अगर वाटर इज कंटेमिनेटेड तो ऑब्वियसली द एक्वेटिक एंड द मरीन लाइफ विल बी टोटली डिस्ट्रॉयड। अगर वाटर एक पॉल्यूटेड है हम लोगों का, जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, द मरीन लाइफ विल बी टोटली डिस्ट्रॉयड इन सच अमाउंट, इतने भारी अमाउंट में मरीन लाइफ डिस्ट्रॉयड हो रही है हम लोगों की कि इट कैनॉट बी, द वाटर कैनॉट बी फर्दर रिसाइकल्ड। अभी वाटर में वाटर इज अ मिनरल रिसोर्स जो कि सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज नेसेसरी। अगर अब उसी वाटर में हार्मफुल गैसेस डिसॉल्व होंगी, नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज होंगी, बायोडिग्रेडेबल तो चलो बैक्टीरिया कर देगा, लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ नॉन बायोडिग्रेडेबल जो रिसाइकल हो ही नहीं सकती है, लाइक प्लास्टिक, ठीक है, और अदर केमिकल्स जो कि सेडिमेंट्स ऑफ वाटर को भी डिग्रेडेट कर रहा है। जैसे अब हमारी यमुना ले लो, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग यमुना में, हमारे कोई भी फेस्टिवल आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिवाली आ गई या गणेश चतुर्थी आ गई हम लोगों का, या व्हाटएवर, ठीक है, हम लोग भारी मात्रा में टॉक्सिक सेडिमेंट्स को वाटर बॉडीज में ड्रेन आउट कर रहे हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है बेटे, वो जो केमिकल्स हैं, केमिकल्स कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड इजीली, ठीक है, आप केमिकल्स डिसॉल्व नहीं किए जाते, बस आप केमिकल्स को एज अ फूड यूज कर रहे हो, बल्कि फिशेस के लिए आप वो केमिकल्स कह रहे हो कि लो भाई फिशेस खा लो। सो वो केमिकल्स जितना भी है वो उनके जो पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर इनगल्फ्ड बाय द मरीन लाइफ, ठीक है। अब वो जो मरीन लाइफ होगी वो डायरेक्टली एंड दे बिकम सिक, दे बिकम डेड, ठीक है। प्लांट्स का, क्योंकि ऑब्वियसली जितना भी केमिकल्स है ये ड्रेन आउट कहाँ हो रहा है, सेडिमेंट्स पे, तो जैसे जैसे ये सेडिमेंट्स पे सेटल डाउन होता जा रहा है वैसे वैसे ये और मतलब जैसे जितनी भी ये चमकीली आ जाती हैं या पेंट्स आ जाते हैं जो हम मूर्तियों पे जब हम लोग विसर्जन के लिए जाते हैं तो प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के घर में जो भी हम लोगों का सैक्रेड वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कोई कपड़ा हो गया, क्लॉथ हो गया, चुन्नी वगैरह हो गई, हम लोगों का वेस्ट मटेरियल हो गया जो हम लोग पूजा का सामान विसर्जन करते हैं, जैसे कि वो सारा हम लोग वाटर बॉडी में ड्रेन कर रहे हैं। पॉलीथीन बैग्स के सामने हम लोग, और वो हम लोग विसर्जन भी नहीं करते हैं एक तरीके से, हम लोग उसको फेंकते हैं, लिटरली आई एम स्पीकिंग, हम लोग उसको विसर्जित नहीं करते हैं, हम लोग उसको फेंकते हैं। I saw a man last time when I had gone to my Visarjan of Ganpati. I saw people प्लास्टिक बैग्स में वो अपने घरों से पॉली बैग्स बना के लाते हैं जिनमें उनका जितना भी सैक्रेड वेस्ट होता है एज सच वो लेके, एंड दे आर थ्रोइंग द प्लास्टिक बैग्स, वो जो बड़े बड़े प्लास्टिक बैग्स होते हैं, दे आर डायरेक्टली पोरिंग द प्लास्टिक बैग्स इनटू द वाटर बॉडीज, लाइक यमुना में हो गया, ठीक है।
डायरेक्टली, मतलब ये नहीं कि उनको खोलो, पॉलिथीन बैग्स को खोलो और उनको फिर उसको विसर्जित कर दो, तो दैट विल बी मोर बेटर. बट नो, दे आर, वो अभी प्लास्टिक बैग्स कैन नॉट बी डिजॉल्व. प्लास्टिक कभी भी डिजॉल्व हो ही नहीं सकती है, वो वैसे के वैसे पानी में पड़ी रहेगी. इट कैन नॉट बी डिजॉल्व फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. अगर आप एक प्लास्टिक बैग को जमीन में डालोगे और सोचोगे वो डिजॉल्व हो जाए, आफ्टर 1000 बिलियन ऑफ ईयर्स आप बाद खोद के देख लेना उस जगह को, वो प्लास्टिक वैसी की वैसी मिलेगी. ठीक है. सो दैट मीन्स कि प्लास्टिक को फिर छोटे छोटे एनिमल्स उनको डिकम्पोज करके खाते हैं. तो जो भी प्लास्टिक, अब जैसे हम लोगों के काउज एंड बुफेलोज हैं, हम अगर काउ को कुछ दे रहे हैं चपाती वगैरह उसको, एंड शी विल एनगल्फ द पार्टी. तो छोटे बच्चों की बातें आपने मैंने क्लासेस में भी पढ़ा होगा. सो देयर इज अ ह्यूज इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन से ज्यादा फिलहाल हम लोगों को वाटर पोल्यूशन पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पॉपुलेशन के साथ साथ हम लोग लिटरेट लेवल पे जा रहे हैं या इलिटरेट लेवल पे जा रहे हैं. हम लोग जानबूझ के डिग्रेड कर रहे हैं इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द नेचर. दैट विल बी वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फैक्ट of today's scenario, that we are knowing that it will harm the nature. We are themselves, हम लोग अपने आप उनको वो कर रहे हैं. सैनिटरी नैपकिन्स, जो भी स्लम्स एरियाज में लोग रहते हैं, सैनिटरी नैपकिन्स हो गया, डायपर्स हो गया, दे आर डायरेक्टली pouring. Organic waste can be decomposed, but the diapers and the sanitary napkins are made up of such plastic material. The chemicals are involved in that. How can it be dissolved in water, right? So that, or even industries, the over exploitation. अभी industries पे तो फिर भी हम लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं, बट अपनी एक्टिविटीज को हम लोग कैसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं जब तक कि हम लोग खुद ही उसको अलार्मिंग रेशियो में ना उभर के हैं. So we are left with the effects of water pollution in the next further session. हम लोग last further session में effect of water pollution we'll gonna start with, and in the effect of water pollution we will be doing everything in detail about the water pollution and complete the important maximum marks का क्वेश्चन पेपर इससे सेट होता है सीबीएसई में. सो जस्ट कीप बी वेरी पर्टिकुलर रिवाइजिंग एंड लर्निंग दिस पॉइंट ऑफ बायोमैग्निफिकेशन एंड यूट्रिफिकेशन दैट विल गोना स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेशन. टिल नाउ वी हैव ड्रॉन विद अ ग्राफ ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड बीओडी रेशियो हम लोगों ने डिफरेंट की थी. नाउ विद द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन वी आर लेफ्ट विद, वी गोना स्टार्ट इन द नेक्स्ट class. So till then, just keep revising. All the best. Thank you.